8. डॉक्टर मोइन से ज्यादा मनु ये सुनकर हैरान हो गया कि उससे मिलने कोई आया था। उसकी हैरानी घबराहट में बदलने लगी। उसकी आंखों के सामने सबसे पहले शिवानी का चेहरा घूमा। फिर उसे लगा कि गौरव उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया है। फिर उसे अपने बुआजी का चेहरा दिखने लगा। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से। आप सोल्जर से कह के मना कर दीजिए। आपको मिलने के लिए बुलाया जा रहा है तो समझिए आपको मिलना पड़ेगा। अगर नहीं मिलने की कोई चॉइस होती तो यकीन मानिए मेजर साहब पहले ही मना कर चुके होते। आपका मतलब है कि मेजर साहब किसी से मिलवाना चाहते हैं? डॉक्टर मोइन हाँ में सर हिलाने लगे। लेकिन मैं इस हालत में बाहर कैसे जाऊंगा? मेरे लिए तो 4 कदम चलना भी बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता आप मत करो पेशेंट भाई, मैं हूँ आपकी बैसाखी बनने के लिए। पेशेंट भाई, ये कैसा नाम है? मुझे आपका नाम भी कोई नहीं बताता और ना ही ये बताता कि आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी। खैर, बातों को खुफिया रखना पूरे कश्मीर की तासीर में शामिल है। यहाँ ऐसा नया क्या है? आप हकीम होने के साथ साथ अच्छा ज्ञान भी देते हैं। कितना चार्ज करते हैं आप? I mean, आपकी फीस क्या है? आपका मतलब सैलरी? ये सरकारी नौकरी है ना मेरी। नहीं, मैं एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ ज्ञान बांटने वाले के नाते पूछ रहा हूँ। कितना चार्ज करते हैं आप? मनु को लगा था कि डॉक्टर को बुरा लगेगा, पर वो तो और जोर से हंसने लगा। नहीं भाई, अच्छी और नेक सलाह तो मैं मुफ्त में देता हूँ, इसकी कोई चार्ज नहीं लेता। मैं आपके सलाह देने का नहीं, सलाह ना देने का चार्ज पूछ रहा था। मनु की बात पूरी होते ही डॉक्टर मोइन के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कि आप चुप होने का क्या लेते हैं डॉक्टर साहब? मनु ने गौर किया कि 1 सेकंड के लिए डॉक्टर मोइन को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा भी बदल गया। उसके गाल कानों तक लाल हो गए, उसकी सांसें फूलने लगी और उसकी आंखों में नफरत दिखने लगी। लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर खिलखिला के हंस दिया। अच्छा है, लतीफे सुनाना, मजाकबाजी करना, डॉक्टर को ट्रोल करना, ये सब ठीक होने की निशानी है। लाओ हाथ दो, मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। कहाँ पहुंचाएंगे डॉक्टर साहब? वहीं जहाँ से वापस आना शायद मुमकिन ना हो। मनु के चेहरे पर तुरंत डर दिखाई देने लगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो खामखा घबरा गए। चलो, मेजर साहब इंतजार कर रहे होंगे। मनु को जमीन पर रखा एक एक कदम 1-1 किलोमीटर के बराबर लग रहा था। लेकिन इतना जरूर था कि रात को जुबैदा के साथ वार्म अप करके मनु पहले से बेटर फील कर रहा था। वो एक टेंट से बाहर निकला तो उसे दूसरे टेंट में ले जाया गया। इस वाले टेंट में एक छोटे से मॉनिटर के सामने मेजर राजदीप बैठा हुआ था। वो इस वक्त आर्मी पर्सन कम और किसी फिल्म का डायरेक्टर ज्यादा लग रहा था। लंगड़ाते हुए मनु को देख उसके फेस पर स्माइल आई। आओ भाई हीरो, आओ, कम, लेट्स सिट। अरे वाह, आप तो हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर लग रहे हैं मेजर साहब। Well, in that case, young man, I would like to show you my first film. मनु उसके पास ही बैठ गया। इस टेंट में 4 फौजी और बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान मेजर की तरफ बिल्कुल नहीं था। मेजर ने इशारा करके डॉक्टर को भेज दिया। मनु ने टीवी मॉनिटर में झांका तो देखा छोटे से टेंट में एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी को नंगा करके जमीन पर बैठाया हुआ था। वो खुद में सिकड़ा हुआ कांप रहा था। मॉनिटर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये कौन है मेजर साहब? टेंट के अंदर घुसा मनु मेजर से पूछ रहा था कि मॉनिटर में जो आदमी है वो कौन है, जबकि अंकिता को एक जगह बैठाकर गौरव हर राह चलते फौजी से पूछ रहा था कि मेजर राजदीप राणा कौन है।
फौजी भाई, हेलो। सोल्जर सोल्जर, थोड़ी मीठी बातें बोलकर। हेलो। जिस सिपाही को देख गौरव गाना गा रहा था, वो गौरव को इग्नोर करता आगे निकल गया। अरे भाई, सोल्जर भाई, मेजर सर कहाँ मिलेंगे ये तो बता दो। किसी ने गौरव को सीरियस नहीं लिया। वैसे भी मेजर राजदीप राणा का ऑर्डर था कि जब तक वो ना चाहे तब तक किसी को भी उनके बारे में बोलने की इजाजत नहीं थी। गौरव भटकने लगा। एक सिपाही को उस पर तरस आ गया और उसने बता दिया कि मेजर साहब कहाँ बैठते थे। गौरव वहां पहुंचा भी तो उस टेंट के अंदर सुंदर सा ऑफिस तो दिखा, पर अंदर सारी कुर्सियां खाली मिली। यार, ये मेजर साहब गए तो गए कहाँ? गौरव के साथ प्रॉब्लम यह थी कि वो सामने देखने के बजाय इधर उधर देखते हुए चलता था। चलते चलते वो एक छोटे से टेंट में घुसने ही वाला था कि उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जुबैदा थी, जो लेट उठने की वजह से पहले ही टेंशन में थी। गौरव ने उससे टकराकर उसके हाथ में जो ट्रे थी वो नीचे गिरा दी। ट्रे में सर्जिकल आइटम्स भी थे, वो भी गिर गए। ओहो, दीद कहाँ छोड़ के आए हो? दीद? कौन सा दीद? यहाँ दीदी को शॉर्ट में दीद कहते हैं क्या? ओहो, दीद मतलब नजरें। छोड़ो, आज का दिन ही मनहूस है। गौरव उसे निगाह भर के देखने लगा और जुबैदा अपना बिखरा सामान वापस ट्रे में रखने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो नहीं। जुबैदा के चेहरे पर नाराजगी थी। गौरव को लगा जैसे उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन तारीफ करने के मामले में उससे फिर कॉमेडी हो गई। आपको पता है, मैंने आपसे ज्यादा सुंदर नर्स पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, कितनी नर्स देख ली आपने? मेरी छाती में गोली लगी थी मैडम, तब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी गंदी नर्स थी ना, वो हर बात पे चिढ़ती थी। अरे, आप माशाअल्लाह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बहुत खूबसूरत नर्स हो। अरे नहीं नहीं, खूबसूरती तो उनके आसपास भटकती भी नहीं थी। वो इतनी ज्यादा खतरनाक नर्स थी ना कि चुड़ैल भी अगर उसे देख ले तो तुरंत अपना ट्रांसफर किसी और शहर में ले ले। आपकी बातें, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ किसको ढूंढ रहे हैं? ओह, चलो कोई तो मिला जिसने हाल चाल पूछा। वो मैं एक्चुअली। माफ कीजिएगा, मैंने आपका हालचाल नहीं पूछा, आपके यहाँ आने की वजह पूछी। अरे यार, 2 मिनट के लिए खुश भी नहीं होने देती हो। कैसी नर्स हो तुम? जुबैदा फिर हंसी। वैसे हंसती बहुत प्यारा हो तुम। आज शाम को क्या कर रही हो? आपको टाइम पास करना है तो कीजिए, मेरे पास बहुत काम है। खुदा हाफिज। अरे रुको रुको, मैं मेजर साहब को ढूंढ रहा हूँ और कोई बता ही नहीं रहा है। जुबैदा जाते जाते रुकी और इधर उधर देखकर धीरे से बोली, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। आपको भले ही कोई न बता रहा हो कि मेजर साहब कहाँ है, लेकिन उनके पास खबर पहुँच गई होगी कि किसी को उनकी तलाश है। किसी एक जगह खड़े हो जाइए, मेजर साहब खुद आपको पकड़ मंगवाएंगे। ओह, अच्छा, ऐसा क्या? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। कहाँ खड़ा करूँ? आई मीन, होऊं? कहाँ खड़ा हूँ? कहाँ खड़ा हो जाऊँ? यहाँ हो जाऊँ आपके पास? श्श, ऐसी वाहियात बातें मत करिए। आर्मी कैंप है ये। एक बार अगर जबरन आपको अंदर कर दिया तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। ओह हाँ, ये तो इस पूरे स्टेट का ही सीन है। जो एक बार कश्मीर में खो जाता है वो फिर कहाँ ही मिलता है। चहकते गौरव की आवाज अचानक इतनी उदास हो गई कि जुबैदा पूछे बिना ना रह सकी। ओह, कोई आपका भी खोया है क्या यहाँ? मेरे गुरु, मेरे मेंटोर और मेरे एक्स बॉस, वो लास्ट मंथ कश्मीर में फंस गए थे। ओह, तब से वापस नहीं आए? अरे नहीं नहीं, उनकी न्यूज़ आई है कि वो किसी क्रॉस फायरिंग में टपक गए। अच्छा, क्या नाम था उनका? वैसे उनका नाम तो मनमोहन था, लेकिन सब प्यार से उन्हें मन्नू कहते थे। बहुत ही यूनिक आइटम थे वो। अगर वो तुम्हें देख लेते ना तो झट से पटा लेते। जुबैदा के फेस पर
मुस्कान आ गई। दत्त, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो हर लड़की सुंदर लगती है। एनीवेज, मैंने तुम्हारा बहुत टाइम खा लिया। अब बस एक लास्ट बात बता दो कि अगर मुझे राजदीप से मिलना है तो कहाँ खड़ा हो जाऊँ? जुबैदा ने फिर इधर उधर देखकर कंफर्म किया कि कोई उसकी बात सुनने के लिए आसपास नहीं था। क्यों मिलना है तुम्हें उनसे? अरे वही, मन्नू सर के बारे में पूछने के लिए। एक्चुअली उन्हें आतंकी समझ के मेजर साहब ने उनको किसी गड्ढे में दफना दिया। हमें उनकी बॉडी का प्रॉपर क्रियाक्रम करना है। क्रियाक्रम जानती हो तुम? वो जो ओम भट्ट स्वाहा करके होता है ना, तांत्रिक वाला। तांत्रिक? सुनो, अभी मुझे जाना होगा, वरना डॉक्टर साहब ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बाद में मिलती हूँ। जुबैदा जल्दी से जाने लगी। अरे रुको तो, अपना नंबर तो देती जाओ। जुबैदा नहीं रुकी, पर गौरव की आवाज इतनी तेज थी कि उसके ठीक पास वाले टेंट के अंदर मेजर राजदीप के साथ बैठे मन्नू के कान में पहुंच गई। मन्नू के एंटीने अलर्ट हो गए। गौरव की आवाज वो भूल ही नहीं सकता था। मन्नू का ध्यान भटकता देख मेजर राजदीप ने फिर पूछा, कंफर्म करो यंग मैन, आई डोंट हैव द होल डे। क्या? कैसे कंफर्म करूं? अरे हाथ पैर के साथ तुम्हारे ब्रेन में भी आग लगी थी क्या? याद करके बताओ, ये जो मॉनिटर में दिख रहा है वो स्कॉर्पियो में था या नहीं? टू बी ऑनेस्ट मेजर साहब, ऐसे बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनमें से चारों ही एक से लग रहे थे, बस बिलाल की लुक और उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा डिफरेंट था। बाकी तो सब एक से थे। उनमें से एक पठान तो मैंने आपको बताया ही कि मेरे साथ इग्लू में रुका था, उसको मैं पहचान सकता हूँ, पर ये वो नहीं है। मैं इतना श्योर हूँ कि ये बिलाल भी नहीं है। What rubbish! Everybody knows कि ये बिलाल नहीं है। He's not a chicken who can be trapped with such ease. तो उन दोनों के अलावा मैं किसी तीसरे को नहीं पहचानता। Very well then. I have one more way to identify him. तुम मेरे साथ चलो, इसको सामने से देखो, आंखों में आंखें डाल कर देखो। और अगर मैं तब भी ना पहचान सका तो? मेजर के फेस पर स्माइल आई। ये ड्रिल तुम्हारे पहचानने के लिए नहीं है यंग मैन, ये इस टेररिस्ट की पहचान के लिए है। If he was with the Bilal in that case, he must recognize you. मेजर ने सही दिमाग चलाया था। मन्नू उस लड़के को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि कार में सब उसके जैसे ही थे, लेकिन वो भी तो मन्नू को पहचान सकता था। उसे भी कंफर्म हो जाता कि वो बिलाल का आदमी था। मेजर राजदीप ने एक सिपाही को इशारे से बुलाया और मन्नू को चलने में मदद करने के लिए कहा। मन्नू इस टेंट से बाहर निकला ही था कि उसे दूर बेवकूफों की तरह इधर उधर ताकता हुआ गौरव नजर आ गया। मनु मेजर राजदीप के साथ टेंट से बाहर निकला ही था कि उसे दूर गौरव खड़ा दिखाई दिया। एक पल के लिए तो मनु को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये यहाँ कैसे आ गया? कौन कहां कैसे आ गया यंग मैन? नहीं, कोई नहीं, चलिए जल्दी। कहाँ जाना था मुझे? Yes, but have you seen someone here? नो मेजर। मेजर बहुत शातिर आदमी था। उसने देख लिया कि मनु की जुबान और उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं हो रही थी। मेजर ने अपने साथ खड़े सूबेदार को इशारे से कुछ कहा। सूबेदार ने तुरंत सिर हिलाया और गौरव की तरफ जाने लगा। You are very important for me, young man. तुम फोइनिक्स हो, तुम्हारा टेंशन में रहना ठीक नहीं है यंग मैन। मनु ने देखा कि सूबेदार गौरव से कुछ बात कर रहा था। डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि मनु को उन दोनों की आवाज नहीं आ रही थी। चलें? प्लीज। मेजर राजदीप मनु को साथ लेकर उस टॉर्चर वाले टेंट में पहुंचा जहां टीवी मॉनिटर वाला आतंकी नंगा बैठा हुआ था। जब राजदीप और मनु अंदर पहुंचे तो उसकी आंखें बंद थी। उसके साथ एक लांस नायक खड़ा हुआ था। लांस नायक ने मेजर को तुरंत सलूट किया। ये कुछ बोला नहीं ना? लांस नायक ने ना में सिर हिला दिया। मेजर ने गर्दन को झटका दिया। लांस नायक बाहर चला गया। टेंट में सिर्फ मनु और मेजर रह गए। So Mr. फोइनिक्स, पहचानते हो इसको?
मनु ने फिर ना में गर्दन हिला दी। एज आई ऑलरेडी सेड, सबके चेहरे एक से लगते हैं मुझे। True, very true. But your face is quite different, young man. कोई एक बार देख लेगा तो भूलेगा नहीं। आई होप कि कुछ लोग भूल जाएं। मेजर ने वहीं पड़ा डंडा उस आतंकी के मारा। आई बख्श दो साहब, बख्श दो हमको। डंडा पड़ते ही उसका मुंह खुल गया। मेजर ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि आतंकी के चेहरे पर मनु को देखकर कोई हैरानी नहीं आई थी। इसका मतलब ये उस कार में नहीं था जिससे मनु किडनैप हुआ था। इसका मतलब ये भी था कि शायद ये बिलाल का साथी नहीं था। Thanks for your cooperation, young man. You can go back to your bed. मेजर ने जेब से एक सिगार निकाला। थैंक यू सो मच मेजर साहब। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अब मनु मेजर राजदीप का चेहरा बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। आफ्टर ऑल, अपने इंश्योरेंस कंपनी के डेज में वो आधे केस तो सिर्फ चेहरा देखकर सॉल्व कर दिया करता था। Of course, लेकिन जल्दी। I have to attend a conference. क्या आप मुझे अपना सिगार दे सकते हैं? मेजर मुस्कुराया। मनु इसी स्माइल का वेट कर रहा था। राजदीप और उसकी निगाह मिली। Sure. I will give you one when you recover completely, young man. अभी तुम्हारी सेहत के लिए सिगार अच्छा नहीं है। See you later. मनु मुस्कुराया। मेजर टेंट से बाहर निकल गया। मनु ने अपने स्वेटर के फोल्ड में से सिगार निकाला और जोर से उसकी स्मेल ली। जो आतंकी अब तक मार खा रहा था वो भी मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? पिएगा? तू बच गया। मनु की आंखें फटी रह गई। जैसे ही वो हंसा, मनु समझ गया कि वो भी स्कॉर्पियो में था। तू मुझे जानता है, फिर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर ली। बिलाल भाई हमें हर मौके के लिए ट्रेन करते हैं। बिलाल भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। तू जिंदा बच गया पर बचा नहीं रहेगा। मनु ने पीछे मुड़कर कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम आतंकी बोलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो? वो देख, कैमरा लगा है। तेरा हंसना, तेरी बकचोदी सब उसमें रिकॉर्ड हो गई होगी। आतंकी के फेस पर स्माइल तुरंत गायब हो गई। वो बार बार कैमरे की तरफ देखने लगा। उसको नहीं पता था कि इस कैमरे में सिर्फ विजुअल्स रिकॉर्ड होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी। अंकिता एक छोटी सी आर्मी कैंटीन में बैठी कॉफी पी रही थी। कैंटीन के बाहर यंग सोल्जर्स मार्च कर रहे थे। गौरव उसके पास आया। क्या हुआ? बहुत थका हुआ लग रहा है, कुछ पता चला? हाँ, मिला नहीं, मिली। एक सुंदर सी नर्स मिली, उसने थका दिया मुझे। गौरव को लगा अंकिता फिर उसको टोकेगी, उसको मारेगी, पर अंकिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगी। आई एम सॉरी। असल में वो एक ऑफिसर मिला और उन्होंने बताया कि मेजर साहब अभी बिजी हैं, लंच के बाद शायद फ्री होंगे, तब तक कैंटीन में रुकना है, यहाँ वहाँ नहीं घूमना। आप सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? कान तेरी तरफ ही है। आगे बता। आगे कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ? मना करूंगी तो नहीं कहेगा? हाँ? अरे नहीं, बोलूंगा तो मैं तब भी, लेकिन पहले मेरे लिए भी कॉफी मंगवा लो ना। तेरे पापा का रेस्टोरेंट नहीं है ये, आर्मी कैंटीन है, सेल्फ सर्विस है, जा लेके आ। गौरव ने अंकिता को घूर के देखा। अंकिता ने उसे कोई भाव नहीं दिया, वो बस बाहर इन्फेंट्स को देखती रही। गौरव ने कॉफी लाने की कोई कोशिश नहीं की। पता नहीं मैं ज्यादा थका हुआ हूँ या फिर क्या बात है कि मुझे मन्नू सर दिखाई दिए। अब अंकिता उसकी तरफ पलटी। क्या 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 कहा? कहाँ क्या मतलब? अरे वही आर्मी हॉस्पिटल के पास ही। मतलब मन्नू सर जैसा कोई था या मन्नू सर ही थे, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या बात कर रहा है तू? अरे डरो मत, दिन में प्रेत नहीं आते हैं? प्रेत कहाँ से आ गया? अरे आपको लग रहा होगा ना कि मन्नू सर का भूत हमसे मिलने के लिए उड़ता उड़ता आ गया।
लेकिन साला भूत हाथ में पट्टी लपेट कर क्यों आया था? भूतों को भी चोट लगती है क्या? Shut up, Gaurav. Stop your cheap jokes for a day. मुझे बता कैसा था वो? कैसा था मतलब क्या? मैंने इसे ध्यान से नहीं देखा। कोई पेशेंट था शायद। एक ग्लिम्स मिला तो लगा कि शायद मन्नू सर हैं। अंकिता का दिमाग ठनक गया। वो मनु को टूटा फूटा पट्टियों से लिपटा हुआ इमेजिन करने लगी। आप सोचो आराम से, मैं अपने लिए कॉफी लेकर आता हूँ। आपके लिए भी कॉफी लाऊं? अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां अंकिता और गौरव ठंड से बचने के लिए बार बार कॉफी पी रहे थे, तो इधर मनाली से 10 किलोमीटर दूर खकनाल के पास बने छोटे लेकिन सुंदर से गांव सजला में शिवानी को सूप पिलाया जा रहा था। अरे यार बस, थैंक यू सो मच। मैं इतना सूप नहीं पी पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं पी पाओगे दीदी? आपको पीना ही पड़ेगा। जितनी भी सर्दी लग रही है ना आपको, सब गायब हो जाएगी। शिवानी मुस्कुरा दी। जब वो गांव पहुंची तो उसके सर में भयंकर दर्द हो रहा था, पर मीरा को सुपर एक्साइटेड देख उसका सारा दर्द गायब हो गया। मीरा का बेबी बम्प अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। शिवानी से वो ऐसे गले मिली जैसे बचपन की सहेली हो। शिवानी उसे तो अच्छे से मिली, पर यह बात उसे हैरान करने लगी कि मीरा ने एक बार भी रुचि के बारे में नहीं पूछा। तुम यहाँ कब आई? जब सब लोग यहाँ वहां चले गए तो शिवानी ने मीरा के पेट पर हाथ रखकर पूछा। बस जैसे ही पता चला कि मन्नू जी नहीं रहे, मैं बॉम्बे से चली आई। मैं अगर वहां रहती तो पागल हो जाती। शिवानी ने मीरा के पेट की तरफ इशारा किया। अब इसकी अपब्रिंगिंग यहीं हिमाचल में करोगी? तुम्हारी फैमिली को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, वो तो खुश है, बल्कि पापा जी तो बहुत खुश है। बापूश्री ने भी कहा है कि बच्चा अगर यहीं गांव में पैदा हो तो ही अच्छा है, खूब भाग्यशाली होगा। तुम ना इन बाबाओं के चक्कर छोड़ दो। क्या दीदी, बाबाओं नहीं, बस एक बापूश्री हैं। उनके सिवा मैं किसी को नहीं सुनती। अच्छा जी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम शादी कर लोगी तो बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। बन गई? शिवानी ने अनजाने में मीरा के वीक पॉइंट पर नमक लगा दिया। मीरा कुछ नहीं बोली, वो बस इधर उधर देखती रही। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें बता रही थी कि ये प्रेडिक्शन सब फालतू होती हैं। लाइफ में वही होता है जैसे हम डिसीजन लेते हैं। ये तो है दीदी, लेकिन आपको पता है मैंने भी एक डिसीजन लिया है। क्या? अभी नहीं, शाम को बताऊंगी। कोई स्पेशल है जिससे आपको मिलवाऊंगी। शिवानी बड़ी हैरानी से मीरा को देखने लगी। वाह, अभी 1 महीना हुआ तेरे हस्बैंड को मरे और तूने कोई स्पेशल भी बना लिया? नहीं, वो ऐसे नहीं, मतलब वो तो पहले से मनु जी ने ही उनको मेरे पास भेजा था। वो मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। कौन? आफ्ताब, ये उनका असली नाम नहीं है। उनका नाम तो धीरज है, लेकिन सब उनको आफ्ताब ही कहते हैं। अच्छा, नाम तो सुना सुना लग रहा है। संतोष अंकल मान गए इसके लिए? अरे यही तो प्रॉब्लम है। तब तो पापा जी ने मेरी शादी यूं ही जबरदस्ती मनु जी से कर दी थी। तब तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन आफ्ताब के लिए कहते हैं कि पहले लड़के के माँ बाप से मिलना है। अरे तो इसमें गलत क्या है? उनका हक है यार। जरूरी थोड़ी है जो गलती एक बार हुई वो दोबारा भी करें। गलती? और नहीं तो क्या। शिवानी ने मीरा के पेट की तरफ देखा। तुम खुद सोचो, तुम्हारे साथ 4 दिन रहा होगा शादी के बाद, तुम्हें प्रेग्नेंट करके भाग गया और कहीं और जाके मर गया। शिवानी गुस्से में इतनी जोर से बोलने लगी कि मीरा डर गई। रियलिटी में वो मीरा के साथ हुआ धोखा अपने साथ हुए धोखे से रिलेट कर रही थी। अब तो वो चले गए दीदी, अब क्या फायदा बुराई करके। बस पापा जी आफ्ताब के लिए मान जाए तो बढ़िया रहे। मैं, आफ्ताब और हमारा छोटा चौहान आराम से रहेंगे पहाड़ों में। यही म्यूजिक बनाएंगे, यही गाएंगे। इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? आफ्ताब को बोल अपने पेरेंट्स से मिलवा दे। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसकी पेरेंट्स से बनती नहीं है ना। वो बहुत अमीर घर का है। उसके पापा की शुगर मिल है। हाँ, हर लड़का जो घर से निकाल दिया जाता है वो यही क्लेम करता है कि उससे अमीर तो कोई था ही नहीं। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो मीरा, अपने दिमाग से काम लो। ऐसे मत कहो ना दीदी। आप शाम को मिल लो उससे एक बार, फिर आप जो फैसला लोगे
मैं मान लूंगी। शिवानी मुस्कुराई। वो जानती थी कि मीरा ये बात सिर्फ कहने के लिए कह रही थी। इन रियलिटी वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि उसे आफताब के ही साथ रहना है। शिवानी अभी सोच ही रही थी कि इस एक टब सूप का क्या करूं। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शिवानी ने उसका फेस देखा तो चौंक गई। तुम? मीरा और शिवानी के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और शिवानी से ट्रे लेकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। उसे देखते ही शिवानी चौंक गई। तुम यहाँ कैसे? मीरा के माथे पर कंफ्यूजन दिखने लगा। दीदी, आप इनको जानती हो? ये मेरे मामा जी हैं। मामा जी? ये तो वही ड्राइवर हैं जो मुझे रास्ते में रोक रहे थे। मीरा के मामा चुपचाप सूप का बाउल लेकर चले गए। ओह, यहाँ कोई भी किसी को परेशान देखता है ना तो हेल्प करने के लिए आ जाता है। इतनी डेंजरस हेल्प? कार लेके मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। एक मिनट, अगर ये तुम्हारे मामा हैं तो वो जो लड़का था अरुण, वो तुम्हारा क्या लगा? वो मेरी बुआ का लड़का है, मेरा भाई लगा वैसे तो। ओह, मतलब ये उसके पापा थे? मैं तो इन पर चिल्ला दी थी। मीरा ने शिवानी को गले लगा लिया। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी चिल्ला देना भी अच्छा होता है। आपको याद है ना मैं कैसे चिल्लाती थी बार बार? मुझे शब नंगू पुंगू दिखाई देते थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने ट्रीटमेंट करवाया अपना? ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब से यहाँ आई हूँ तब से शब अच्छा लगने लगा। अब कोई डर नहीं लगता। आफताब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आफताब भी मतलब? और कौन प्यार करता है? अरे मेरे पापा, चाचा, भैया सब बहुत प्यार करते हैं। शिवानी को अपने पेरेंट्स याद आ गए। प्यार तो उसके मम्मी पापा भी बहुत करते थे, पर अब वो उसे घर बुलाने से भी बचना चाहते हैं। शिवानी को फिर मन्नू याद आने लगा। एक आदमी की वजह से कितने कांड हो गए। अच्छा होता कि मैं चाचू की बात मान लेती। क्या दीदी? कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। अरे अभी कहाँ, अभी तो खाना खाने का टाइम हो रहा है ना। आओ चलो जल्दी, आपको सबसे मिलवाती हूँ। शिवानी की पीठ दर्द कर रही थी। मीरा की हॉस्पिटैलिटी उसे बर्डन लगने लगी। शिवानी मन ही मन अगले ही दिन वापस जाने का सोचने लगी। सलाम भाई, सलाम। मुर्गा ताजा हो गया है, मुर्गा ताजा हो गया है। देवदार के पेड़ों से घिरे उस बर्फीले इलाके में एक छोटा सा इग्लू बना हुआ था। उसके अंदर घुसे बिलाल और उनके दो साथियों के पास वायरलेस से खबर आ रही थी। मुर्ग मसल्लम का ना मसाला बना, तैयारी शुरू कर। जी भाई, लेकिन कब? तू अपना काम पूरा रख। चूल्हा कब जलाना है ये मैं बताऊंगा। बिलाल नहीं जानता था कि उससे कई किलोमीटर दूर अनंतनाग के आर्मी कैंप में बैठा मेजर राजदीप राणा उसकी कन्वर्सेशन सुन रहा था। मेजर के साथ उसका मुंह लगा कैप्टन सरताज सिंह भी था। सरताज, फोनिक्स को तैयार करना होगा। वी कांट वेट एनीमोर। सरताज मेजर की ही एज का लंबा चौड़ा गबरू सिख था। उन दोनों में बस एक रैंक का फर्क था। सर, आर यू श्योर ये मुर्गा हमारे एसेट को ही कह रहा है? और कौन होगा? सरताज ने एक निगाह मेजर के चेस्ट पे लगी नेम प्लेट पर डाली। What nonsense! It all makes sense, मेजर सर। हमारे एसेट का इंतजार वो क्यों करेगा? सरताज, he said मसाला तैयार करो। He means prepare for the ambush. And you, सरताज, बिलाल की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे लिए एम्बुश लगाए। सर, यू नो बेटर। आपको लग रहा है तो यही होगा। Don't dare to taunt me. आसपास खड़े जूनियर्स राजदीप की तरफ देखने लगे। सरताज के इंटेलिजेंस पर सबको भरोसा था। लास्ट ईयर सोपोर में हुए एक ऑपरेशन में सरताज डायरेक्ट स्ट्राइक के फेवर में नहीं था, पर राजदीप के ईगो की वजह से उनकी 12 लोगों की टीम को रात में स्ट्राइक करनी पड़ी और 5 जवान शहीद हो गए थे। प्लस जिस टेररिस्ट को कैप्चर करने के लिए ये टीम स्ट्राइक कर रही थी वो भी भागने में कामयाब हो गया था। Everybody leave. सब बाहर निकल गए।
सरताज भी उठकर जाने लगा तो राजदीप ने उसे टोका। वेयर आर यू गोइंग? तुझसे बात करनी है, तभी तो सबको बाहर भेजा। बैठ। थैंक यू सर। इनफ यार, और कितना टॉन्ट मारेगा? राजदीप और सरताज एक ही बैच के कैडेट रह चुके थे। दोनों लंबे समय से दोस्त थे। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा सर, बस आपको याद दिला रहा हूं कि ईगो और एग्रेशन का टाइम अभी नहीं आया है। जब बिलाल सामने होगा तब हम उससे डांस करवाएंगे, बट अभी वी हैव टू वेट। जल्दबाजी का नुकसान आप जानते हो। लेकिन और लेट करना भी तो पॉसिबल नहीं है यार। यू नो व्हाट, आई एम हियर फॉर जस्ट 30 days। उसके बाद राजस्थान पोस्टिंग हो जाएगी मेरी। अगेन यू नो बेटा, अगर आपको आपके मन की ही करनी है तो हु एम आई टू आर्ग्यू। तो पहले मुझे आप कहना बंद कर। यहाँ तेरे मेरे सिवा और कोई नहीं है। कैप्टन सरताज मुस्कुराया। देख राणा, तू सीनियर जरूर है भाई, पर तजुर्बा हम दोनों का बराबर ही है। इनफैक्ट कश्मीर में तुझसे पहले आया था। इसलिए पूछ रहा हूँ, जो तेरे मन में है वो समझा मुझे। तो फिर सुन, ये बिलाल बेंचो एक नंबर का हरामी बंदा है। ये जानता है कि तू इसकी कन्वर्सेशन सुन रहा है। What? How is it possible? वो इतना पॉसिबल कि इसके पहले वाले कन्वर्सेशन हमें पास्टों से ही अरबी से ट्रांसलेट करवाने पड़ते थे, लेकिन देख इस बार ये हिंदी बोल रहा है। मेजर सोचने लगा। एंड माय सेकंड डाउट इज, कोई हमारी टीम में है, कोई हमारे अपने लोगों में है जो उसको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। मुर्गा ताजा हो गया है, मतलब है द पेशेंट इज फ्रेश नाउ। मतलब अपने फेनिक्स को फ्रेश बता रहा है, ठीक हो गया बता रहा है। तू तो बोला कि वो मुर्गा एज अ मेटाफर मेरे लिए यूज कर रहा है। सुनता जा अभी, वो तुझे सुनाने के लिए फेनिक्स को मुर्गा बोल रहा है, पर वो तैयारी आई मीन एम्बुश तेरे लिए ही सेट करना चाहता है। तू इतना श्योर कैसे है? फर्स्ट रीजन तो तुझे बताया कि ही इज टॉकिंग इन आवर लैंग्वेज। सेकंड, जितनी नफरत तू उससे करता है उससे ज्यादा वो तुझसे करता है। जैसे तुझको उसको पकड़ने का इंतजार है, वैसे ही बिलाल भी तुझे मारने की राह देख रहा है। इस मैसेज का बेसिक ट्रांसलेशन करने पर क्या समझ आता है? यही कि दे आर प्लानिंग टू अटैक हियर इन आवर आर्मी कैंप लाइक उरी। आहो, अब अगर हमें ये पहले ही पता पड़ गया है कि दे आर अबाउट टू स्ट्राइक ऑन अस, हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे? पहले बिलाल को सर्च करके उसे न्यूट्रलाइज करके। प्राउड ऑफ यू सरताज। एक बार मुझे कर्नल बनने दे। I will make sure you will become the major very soon। सरताज बस मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में अभी प्रमोशन नहीं, बल्कि यह सवाल चल रहा था कि आखिर कौन था जो बिलाल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। तभी एक सिपाही आया और मेजर राजदीप को कैंटीन में बैठे विजिटर्स के बारे में बताकर चला गया। मेजर राजदीप जब कैंटीन पहुंचा तो देखा अंकिता के साथ एक लड़का और था जो बच्चों की तरह उसकी गोद में सर रख के सो रहा था। हेलो ब्यूटीफुल यंग लेडी, आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू हियर अगेन। अंकिता मुस्कुराई। उसने गौरव को झिझोर कर उठाया। कौन है बे? मेजर सर आए। मेजर ने पास आकर अंकिता से हाथ मिलाया और बैठा। उसने अपनी घड़ी देखी और अकड़ से बोला, You have 3 minutes. Tell me what brings you here. सर हम मनु के लिए आए हैं। उसकी फैमिली चाहती है कि उनको बॉडी को। अंकिता ने गौरव की तरफ देखा। हेलो सर, मैं गौरव हूँ। मनु सर की फैमिली चाहती है कि उनकी बॉडी को प्रॉपर क्रीमेशन मिल जाए। आप बस इतना बता दीजिए कि उनको कहाँ दफनाया गया है। Impossible. 1 महीने बाद उनकी फैमिली को याद आया कि बॉडी क्लेम करनी है। It's ridiculous. I don't know where his body is. But sir, there is no place for any if or buts. जिसके लिए तुम आए हो वो अब नहीं है। I suggest you to go back to Delhi and don't come back. मेजर ने फिर अपनी घड़ी देखी और उठकर जाने लगा। पता नहीं गौरव को क्या सूझा कि मेजर के कैंटीन से निकलने से पहले ही वो जोर से बोला, मैंने मनु सर को आज सुबह टेंट के बाहर देखा था। मेजर 1 सेकंड के लिए अटका, पर बिना पीछे मुड़े ही वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंकिता और गौरव की निगाह मिली। सेम टाइम पर मनु के टेंट में सुबैदा उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रही थी। अरे वाह, आपकी स्किन तो बहुत जल्दी हील हो रही है। ऑल थैंक्स टू यू।
तुम इतनी अच्छी नर्स हो कि जुबैदा शर्माने लगी। आप ना बस मक्खन लगाते रहो। मक्खन के दिन गए जूबी, अब बर्फ लगाने का टाइम आने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेजर मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे। अरे नहीं, इम्पॉसिबल है ये तो। मेजर साहब के हिसाब से इस कैंप से ज्यादा महफूज कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मेजर साहब का कॉन्फिडेंस नहीं, ये उनका ईगो बोल रहा है जूबी। मुझे तो लगता है कि इस कैंप में कोई भी घुस सकता है और कहीं भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सुबह ही एक लड़का यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने रोक दिया उसको। फिर सूबेदार साहब ने भी उसको भगा दिया यहाँ से। बहुत बदमाश लड़का था। बदमाश कहते समय जुबैदा के फेस पर बच्चों जैसी स्माइल आ गई। मनु ने ये नोट कर लिया। तुमने बात की क्या उस बदमाश लड़के से? हाँ की ना, बहुत फनी बातें कर रहा था, पर अंदर से बहुत परेशान लग रहा था। किसी को ढूंढ रहा था बेचारा। अच्छा, किसे ढूंढ रहा था? क्या पता, कोई नाम तो बताया था उसने। वैसे यहाँ कश्मीरी लोग कई बार अपने बच्चों को ढूंढने आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ किसी मिलिटेंट में उनका बेटा भी होगा, पर वो लड़का यहाँ का नहीं था, वो शायद दिल्ली से आया होगा। जुबैदा ने फाइनल पट्टी बांधी और मनु की ड्रेसिंग चेंज कर दी। आज एक ही दिन में 2 बार ड्रेसिंग चेंज हो गई। ओह, डॉक्टर मोइन को ठीक से पट्टी बांधनी नहीं आती, कैसी लूज लूज बांधी थी। अब ठीक है, देखो। अभी नहीं, रात में दिखाना। क्या? ना बाबा ना, रोज रोज नहीं आ सकती मैं। पता है आज कितनी लेट उठी मैं, उसकी वजह से ड्यूटी भी लेट आई, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये भी ठीक है, नौकरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो ना। मेजर राजदीप ने तुम्हें खुद अपना सिगार मुझे देने के लिए क्यों कहा? जुबैदा को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक साथ 100 कांटे चुभ गए हों। ये क्या मतलब, वो क्यों देंगे? सिगार तो मैंने आपके लिए चुराया था ना। हाँ, पर माचिस नहीं चुराई, वो भी चुरा लेती। जुबैदा आंखें चुराने लगी। मनु का शक सही साबित हो गया कि मेजर राजदीप ही जुबैदा को उससे मिलने, उसके क्लोज होने के लिए कह रहा था। शायद वो जुबैदा को चारा बनाकर अपना मिशन पूरा करवाना चाहता था। रात के सन्नाटे में जब सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज आ रही थी, गौरव और अंकिता सर से पांव तक गर्म कपड़ों से कवर्ड थे। गौरव ने फर्स्ट टाइम मंकी कैप पहनी थी। उसके ऊपर फर वाली जैकेट का हुड भी उसने लगाया हुआ था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, अगर हम इतनी ठंड में बिना परमिशन के घुसते हुए पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? हाँ, तो ये लोग हमें देखते ही गोली मार देंगे। गौरव और अंकिता भालू जैसे कवर होकर आर्मी कैंप से कुछ दूरी पर खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें अंदर कब जाना चाहिए। देख, थोड़ा वेट करते हैं। सुबह सुबह चलते हैं, जब इजीली आना जाना अलाउ हो। अभी तो हम दूर से दिख जाएंगे। अरे यार, एक तो आप इतनी डरपोक हो ना, कसम से। अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो क्या बे, हाँ ब्रेकअप कर लेता? नहीं ना, बहादुर बना देता। अच्छा जी, कैसे बनाते हैं ये बहादुर, मुझे भी बता। अरे ऐसे थोड़ी ना बता सकता हूँ, ओपन में, मतलब सबके सामने। अडल्ट बात है, बाद में बताऊंगा आपको। अंकिता ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए गौरव के एक मुक्का मारा। आउच, लगती है यार। तू सुधर जा, हाँ मैं बता रही हूँ तुझे। इतना मारूंगी ना तुझे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। हाँ मार ही लो फिर तो, और वैसे भी कोई बढ़िया शक्ल है भी नहीं मेरी। हाँ ऐसा क्यों कहता है? अच्छा भला तो है तू। अच्छा, जब अच्छा भला हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? किस बात पे? मैं समझी नहीं। रहने दो, मत समझो आप। मुझे ये बताओ कि हम अंदर जाना क्यों चाहते हैं? तेरा कोई पेच वेच ढीला है क्या? अरे तू ही तो बोला था मेजर के सामने कि तूने मनु को अंदर कैंप में देखा था। हाँ? अरे वो तो मैंने मुच्छड़ मेजर का रिएक्शन देखने के लिए कहा था। मतलब तूने रियलिटी में मनु को नहीं देखा था? मतलब किसी को तो देखा था, लेकिन वो मनु सर कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि वो जो कोई भी था ना, वो चल रहा था
और हाथ में वो लंगड़े लोगों वाली डंडी थी, लेकिन बैसाखी? हाँ वही, जो भी थी। अगर वो मनु सर होते ना तो अब तक कैंप से निकलने का प्रोग्राम बना चुके होते। अरे वो इन सबको टोपी पहना के कब के आ जाते। यार, किसी इंश्योरेंस क्लाइंट को टोपी पहनाने और आर्मी के मेजर को बेवकूफ बनाने में फर्क है। क्या पता वो अंदर ही फंसा हो और इस मेजर ने मनु के मरने की खबर फैला दी हो ताकि कोई ह्यूमन राइट्स वाले पंगा करने ना आए। गौरव सोचने लगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको वो 3 मिनट वाला मेजर कहीं से भी ह्यूमन राइट्स की परवाह करने वाला लगता है? नहीं यार, लगता तो नहीं है। पर हम ये डिस्कशन बाहर खड़े होकर क्यों कर रहे हैं? हम अंदर भी तो जा सकते हैं ना। ओहो, ऐसी केक वॉक नहीं है। पता नहीं रात में अंदर सिविलियंस को जाने भी देंगे या नहीं। 1 मिनट, वो देखो। गौरव ने अंकिता को उंगली के इशारे से एक लड़की जाती हुई दिखाई। ये कौन है? तू जानता है? वो नर्स है ना अंदर। उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ, इससे बात करके देख सकते हैं। क्या पता ये अंदर जाने में मदद कर दे। ओहो, तो फिर चलना इसके पीछे, यहाँ खड़े होके भाषण क्यों दे रहा है? ये जुबैदा थी जो कैंप से निकलती हुई सीधे झेलम के ब्रिज की तरफ चल दी। ठंडी हवाएं गौरव के मंकी कैप को डिफीट करती हुई कान में घुस रही थी। जुबैदा इतनी रात में भी अकेले जा रही थी। ये बात गौरव को कुछ ठीक नहीं लगी। अरे ये रात में अकेले क्यों जा रही है? लोकल लड़की है यार, इसको क्या प्रॉब्लम होगी? तू बोल मत, इतने सन्नाटे में दूर तक आवाज आती है। अरे 1 घंटा दूर तक। हवा की साइंस इतनी तेज है ना कि मुझे आपकी आवाज भी 2 मिनट लेट सुनाई दे रही है। कुछ नहीं होगा, चलो। अंकिता और गौरव आशाजीपुरा फुट ब्रिज की तरफ जाने लगे। उनके और जुबैदा के बीच में अभी भी 100 मीटर का डिस्टेंस बना हुआ था। जुबैदा ने फुट ओवर क्रॉस किया और मस्जिद शरीफ की तरफ चल दी। आगे घनी बस्ती थी। हवा इतनी तेज हो गई थी कि अंकिता मुंह नीचे करके चलने लगी। गौरव ने उसे हाथ के इशारे से रोका। रुको, वो देखो। अंकिता ने देखा एक रेड कलर की पुरानी मारुति ओमनी जुबैदा के सामने रुकी। उसमें से ब्लैक मास्क और ब्लैक पठानी कुर्ता पहने 2 लोग उतरे। उनके हाथों में AK-47 थी। जुबैदा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर उस कार में बैठ गई। कार जैसे अचानक गलियों से निकल कर आई थी, वैसे ही गलियों में खो गई। अरे ये तो किडनैपिंग वाली कार थी। बेचारी नर्स को आतंकी उठा के ले गए। स्टूपिड उठा कर नहीं लेके गए, वो उनके साथ गई है। वरना थोड़ा तो चीखती चिल्लाती, कुछ तो रेजिस्ट करती। क्या? अरे इतनी रात में कौन उसकी चीख सुनता? ऊपर से हवा की आवाज भी इतनी तेज है। बेवकूफ, लड़कियां चिल्लाने से पहले इतना नहीं सोचती कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वाह दीदी वाह, वाह क्या बात कही आपने। देख ले, अब तूने मुझे दीदी कहा है, अब फ्लर्ट तो नहीं करेगा? अरे मैंने आपको वैसे ही दीदी कहा, जैसे आप किसी रिक्शे वाले को भैया कहती हो। इस दीदी का कोई मीनिंग नहीं है। कमीना, चल वापस, अब तो तू मेरा छोटा भाई ही है। अंकिता और गौरव वापस जाने लगे। अरे ऐसा मत बोलो, वरना लोग मुझे बहन की गाली देने लगेंगे। एक मारूंगी ना अभी। अंडे से निकला नहीं कि मुर्गी पटाने चला। हाँ, हट। गौरव और अंकिता वापस असाजीपुरा फुटब्रिज पार आए ही थे कि उन्हें ब्रिज के एंड में 2 लोग वैसे ही सर से पांव तक ब्लैक अटायर से ढके हुए दिखाई दिए। इन दोनों के हाथ में भी AK-47 थी। मर गए आज, चलो वापस भागते हैं। वापस कहाँ जाएंगे? बस्ती में घुस गए तो और मुसीबत होगी। उन दोनों को बस्ती में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। एक जीप आई और उन दोनों के ठीक पीछे रुकी। इससे पहले कि गौरव या अंकिता कुछ ऑब्जेक्शन करते, दोनों के मुंह पर काला कपड़ा डाला गया और उन्हें जीप में खींच लिया गया। ठीक उसी टाइम मनाली में मीरा के घर पर जब सब सो चुके थे, तब शिवानी की आंख खुली। पूरे दिन उसने मीरा के रिश्तेदारों से इतनी बकबक की थी कि उसका दिमाग खराब हो गया था। शिवानी रात में भी चुपचाप अपना बैग पैक कर चुकी थी। उसने हौले से घर का दरवाजा खोला और बाहर आई। बाहर अच्छी खासी ठंड थी। शिवानी इधर उधर देखने लगी। इतनी ठंड है, गांव से बाहर जाने का कौन सा रास्ता होगा? शिवानी मीरा का मोबाइल अपने साथ लाई थी।
उसने गूगल मैप से रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर गूगल जिस डायरेक्शन से बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था, वहां एक बड़ा सा घर था। मीरा के घर के ठीक सामने से एक बड़ी गली थी और दो छोटी पगडंडियां जा रही थी। शिवानी कुछ हिचकिचाती हुई, कुछ सोचती हुई मेन सड़क पर चलने लगी। अंधेरी रात में उसे अपने पैरों की आवाज डरा रही थी। अचानक उसको ऐसा लगा जैसे उसके सिवा भी कोई चल रहा था। शिवानी रुक गई। उसको फॉलो करने वाली आवाज भी रुक गई। शिवानी अपने बैग में हाथ डालने ही वाली थी कि उसे याद आया कि उसके पास अब कोई गन नहीं थी। शिवानी एक पत्थर के पीछे जा छुपी और चांद की रोशनी में रास्ते पर आते स्ट्रेंजर को देखने की कोशिश करने लगी। हाँ, पत्थर है कि बर्फ? पत्थर पर कुछ पड़ते शिवानी को लगा जैसे उसका हाथ चिपक जाएगा। एक काला साया उसकी तरफ आने लगा। शिवानी अलर्ट हो गई। डरिए नहीं, मैं हूं। इतनी रात में अकेले घूमना रिस्की है, आप सुबह चली जाना। शिवानी ने यह आवाज तुरंत पहचानी। ये तो मीरा के मामा की आवाज थी। ये वही ड्राइवर थे जिस पर मनाली रोड के पास पैदल चलते टाइम शिवानी चिल्लाई थी। शिवानी पत्थर के पीछे से बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नींद नहीं आती, इसलिए चौकीदारी करते हैं? नहीं जी, चौकीदार तो नेपाल का है हमारे पास। बहुत वफादार है, बहुत अच्छा आदमी है। आज छुट्टी पर है, उसकी बीवी बीमार है। उसकी बीवी बीमार है ना, आपकी तो नहीं। आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। मैंने तो आपको निकलते देखा तो सोचा सचेत कर दूं। यहाँ रात में घूमना सेफ नहीं है। बहुत देखे मैंने रात के छिछोरे। थैंक यू अंकल, बट नो थैंक्स। मैं किसी से नहीं डरती। कोई हाथ तो लगा के देखे, यही गाड़ दूंगी। भालू से भी नहीं डरती आप? हम तो डरते हैं। शिवानी को झटका लगा। भालू? हाँ जी, रात में भालू आ जाते हैं। कभी कभी तो गुलदार भी आ जाते हैं। गुलदार? तेंदुआ, तेंदुआ कहते हैं ना जैसे, वो भी आते हैं। रात में निकलना सेफ नहीं है। आप घर आ जाइए, सुबह आप जहाँ कहोगी मैं छोड़ दूंगा। शिवानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी इनसे, जबकि ये तो भले आदमी थे। देखिए मामा जी, मैं अगर सुबह तक रुकी ना तो मीरा मुझे कहीं जाने नहीं देगी। और सच बताऊं तो मैं घूमने के लिए आई थी। यहाँ घर में फैमिली से मिलना, पूरे दिन बोलते रहना, ये मेरा मकसद नहीं था। हाँ, मीरा बोलती तो है, बचपन से ही बहुत बोलती थी। अच्छा, आप एक काम करो, 2 घंटा रुक जाओ। अभी 2 बजे है, 4 बजे से दूध वाले उठ जाएंगे, तब चलना। उस समय खतरा कम होता है। शिवानी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। मीरा के मामा उसे एक छोटे से झोपड़े में ले आए जहां पहले से ही बाहर बॉनफायर लगी हुई थी। शिवानी वहां हाथ तापने लगी। ठीक 4 बजे मामा ने कार स्टार्ट कर दी। शिवानी को लेकर वो मनाली की तरफ चल दी। सॉरी अंकल जी, मैंने आपको गलत समझ लिया था। कोई नहीं जी, आप तो मेहमान हो, कुछ भी समझ लो। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। हम तो ड्राइवरी करता है ना, तो ऐसा होता रहता है। फिर तो ये कि सॉरी मत बोलो, थैंक यू बोल देना जब आपको लगे कि आपके काम आ गया मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, मनाली जाकर तो शांति मिल जाएगी ना, या वहाँ भी भीड़ भाड़ ही होगी? भीड़ तो होगी। आप ऊपर निकल जाओ मनाली से, या नीचे चले जाओ। शिवानी को ये ऊपर नीचे का पंगा बिल्कुल समझ नहीं आया। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, यहाँ से कश्मीर जाना हो तो कैसे जा सकते हैं? हाँ जी, कश्मीर निकल जाओ, श्रीनगर बस चलती है ना, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। कितना? कोई 25-30 घंटे। बस में उल्टी तो नहीं आती आपको? शिवानी ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है? है ना, पर फ्लाइट बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी। फिर आप एयरपोर्ट ही ले चलो,
मैं देखती हूँ कितनी महंगी फ्लाइट होगी। मामा जी ने गर्दन हिला दी। सुबह 6 बजे ये दोनों मनाली एयरपोर्ट पहुंच गए। ऐसा कश्मीर जाना जरूरी नहीं है, आप कहो तो मैं नग्गर या हमता में आपको कैंप दिला दूं। नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत हेल्प की है, ये एक आखिरी काम और कर दीजिए। शिवानी ने मीरा का फोन मामा जी को दिया और खुद नमस्ते करते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस गई।